आदाब साथियों, हमारे साथ एक बार फिर हैं मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट, भावी प्रत्याशी मटिया महल विधानसभा क्षेत्र। वकील साहब, क्या मामला है? मामला ये है कि आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर शेयर करने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आज का एक ऑर्डर है, डायरेक्शंस है लोअर कोर्ट्स के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मुतालिक जो भी मुकदमात मुल्क की मुख्तलिफ सिविल कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आज ऑर्डर आया है, जिसमें डायरेक्शन दी गई है सारे सिविल कोर्ट्स को कि जहाँ जहाँ भी कोई सूट पेंडिंग है जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड है, कोई मस्जिद, दरगाह, खानका, किसी रिलीजियस प्लेस से मुताल्लिक़ है, उसमें कोई भी सिविल कोर्ट जो पेंडिंग मैटर्स हैं उसमें कोई भी इफेक्टिव इंटरिम या फाइनल ऑर्डर नहीं देगा, ना ही कोई सर्वे का ऑर्डर देगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है या सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर इसमें ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं दे देगा। आवाम जानना चाहती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नाफिज किया गया था, जब नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और मुल्क को बाबरी मस्जिद के बाद ये देखते हुए कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा चल रहा है, तो उसमें ये एक्ट बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, जैन, किसी भी मज़हब का कोई रिलीजियस प्लेस हो, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी तरह की मुदाखलत नहीं होगी, उसमें कोई किसी तरह का कोई क्लेम नहीं होने का, जो स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा। तो ये बना दिया गया था और इसमें एक एक्सेप्शन रखी गई थी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को, ये कहते हुए कि काफ़ी अरसे से चल रहा है और इस वजह से इसको अलग रखा गया था इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। और उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें चाहे मथुरा शाही ईदगाह हो या ज्ञान वापी मस्जिद हो, वो सब उसमें कवर होते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मथुरा शाही ईदगाह का सिविल कोर्ट में वहाँ एक मैटर आया मथुरा में, जो जज साहब ने एडमिट कर लिया। उसके बाद वो मामला अभी ज़ेर समाअत है वहाँ पे, उसमें भी सर्वे का मामला है। कहा जाता है कि मथुरा शाही ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्म स्थान है। इसी तरह ज्ञानवापी का मामला आया, जिसमें कहा गया कि वहाँ जो वज़ू खाना है ज्ञानवापी मस्जिद में, काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद, उसका वज़ू खाने में जो फव्वारा है बीच में हौज में, वो उसे कहा गया शिवलिंग है, या उसका एक तहखाना है, तहखाने को कह दिया गया कि यहाँ मंदिर है। और एक जज साहब ने तो वहाँ फटाफट उसमें डीसी साहब ने ऑर्डर करके उसमें पूजा भी शुरू करा दी तहखाने में, मस्जिद के नीचे। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जिसमें कहा गया था कि जो स्टेटस है 15 अगस्त 47 को वही रहेगा। लेकिन ये लोअर कोर्ट जो है इस तरह के ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे मुल्क के कम्युनल आर्मी भी मुतासिर हो रही है, लोगों का जो अदलिया पे एक विश्वास है वो भी कहीं हिलता हुआ डामा। कानून जब मौजूद है पहले से, फिर ये खराबी क्यों पैदा हो रही है? ये खराबी पैदा हुई जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। कुछ जज साहिबान जो है उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो, या उनका कुछ कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ उनकी आगे आ रही हो, या उनको जैसे आजकल की हुकूमत है और आप देखते हैं कि जज कोई भी ऑर्डर देता है जो हुकूमत के मुवाफिक होता है, या हुकूमत जो उनसे ऑर्डर दिलवाना चाहती है जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में होता है, तो उसके फ़ौरन बाद रिटायरमेंट के बाद उन जज साहिबान को जैसे होता था ना बादशाहों के दौर में, इनाम व इकराम से नवाज दिया जाता था जब हुकूमत वक्त या बादशाह खुश होता था। तो इसी तरह यहाँ है कि जैसे ही जज साहब रिटायर होते थे, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद में जिन लोगों ने जज साहिबान उस बेंच में शामिल थे, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को राज्यसभा बना दी, किसी को लोकायुक्त बना दिया, किसी को किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। तो इसी तरह के उनको इनामों से नवाजा जाता है। तो जज साहिबान में भी होड़ लग गई है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या बनाया जाएगा। जैसे अलग अलग मुकदमात में जो ऑर्डर देते हैं, जैसे मथुरा का जिसने ऑर्डर दिया, ज्ञानवापी का ऑर्डर दिया था, जिन जज साहब ने रिटायर होते ही उनको लोकायुक्त बना दिया गया यूपी का। तो पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जज साहिबान ऐसे फैसले कर देते हैं रिटायरमेंट होने जिनके करीब होता है जाते जाते, ताकि उनको कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए या किसी कोई पोस्ट की शक्ल में उनको बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसा होता है। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करे हमारे हक में, अगर वहाँ जज साहिबान फैक्ट्स पे और दलीलों के ऊपर फैसला करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें खाली फैसला नहीं होगा, उसमें इंसाफ होगा। जैसे आज की बात है कि ये जो बेंच जिसकी सुनवाई हो रही थी, जब मामला ये संभल का मामला हुआ, वहाँ पे सर्वे एकदम अचानक एक ही दिन में पिटीशन एडमिट हुई, सर्वे ऑर्डर हुआ, कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर हो गया जिनकी निगरानी में सर्वे होना था, वो सब काम इतनी जल्दी हुआ
और उसके बाद आपने देखा संभल में कैसे रॉयट्स हुए, 5 बेगुनाह लोग बच्चे हमारे शहीद हो गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, वहाँ पे एप्लीकेशंस भी लगी, मामला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजह से आज ये कहा कि सारे केसेस के ऊपर हमने स्टे कर दिया है, कोई ऑर्डर नहीं आएगा और अब हम इसकी समाप्त करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस तरह इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट लागू होना चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो लोग हैं उनकी पिटिशंस में भी समाप्त होगी। इसमें असल में अड़चन ये आ रही है, जहां ये सब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है किसी भी तरह के ऑर्डर्स पे, और नए सूट्स भी कोई फाइल नहीं हो सकते किसी भी कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने कह दिया कि मैटर हमारे पास सब जुडिस है, इसलिए ना तो कोई इंटरिम ऑर्डर आएगा, ना कोई फाइनल इफेक्टिव ऑर्डर आएगा, ना सर्वे होगा, ना कोई पिटिशंस एडमिट होंगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस पेंडिंग है सब तरह पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या इससे पुरानी दिल्ली के आवाम को भी फ़ायदा होगा? पुरानी दिल्ली की आवाम को फ़ायदा होगा। जैसे अभी आपने देखा एक विश्व हिंदू जो हिंदू सेना है, अखिल भारतीय हिंदू सेना है और हिंदू महासभा का ही एक अंग है, उनका ऑफिस भी मंदिर मार्ग पे हिंदू महासभा के ऑफिस में ही है। उन्होंने एक पिटीशन लगाई, अजमेर की पिटीशन भी उन्होंने लगाई थी। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ दफन है जो औरंगजेब के टाइम में हुई थी। तो इस तरह के जामा मस्जिद से जाहिर सी बात है पुरानी दिल्ली लोगों की जज्बात हैं, हमारी इबादत गाह है, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और एक शाही मस्जिद है और एक तारीख़ी मस्जिद है। तो हमारी उससे हम वाबस्ता है, तो जाहिर सी बात है हम मुतासिर होंगे। उसके अलावा जो हमारी मस्जिद खानका है उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो जाहिर सी बात है पुरानी दिल्ली का मुसलमान हो या पूरे इंडिया का कहीं का भी मुसलमान हो वो उससे मुतासिर होता है। तो हमारा सारा ध्यान अगर इन चीज़ों पे लग जाता है तो हमारा कारोबार भी मुतासिर होता है, हमारे बच्चों की तालीम भी मुतासिर होती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आपने बहुत सारी वीडियो पोस्ट करी, क्या वो भी एक संग मील साबित हुई हैं, एडवोकेट्स के लिए मददगार साबित हुई? बिल्कुल, हम तो खाली वीडियो से शेयर नहीं करते बल्कि जो एडवोकेट्स इन मुकदमात में शामिल हैं या जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में उनसे हमारा डिस्कशन भी होता है और उनको हमारी तरफ से जो भी इनपुट्स दिए जाने होते हैं वो हम उनको दे देते हैं, जो हम उन पर कुछ मदद कर सकते हैं या हमारी कोई रिसर्च वर्क हो, कोई पुराना हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई चीज़ हमारी नज़र में आती है तो हम उनके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो अगर उनके काम आ सकता है या उनको लगता है ये करामत है मुकदमे में, ये हमारी मदद करेगा तो वो उसको ज़रूर शामिल करते हैं। आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? आवाम को तो यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल मुस्तैल ना हो, अदालत पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं हम इनसे पूरी उम्मीद है, हालांकि इनका टेन्योर बहुत छोटा है, 8-9 महीने का टेन्योर है, लेकिन उम्मीद है कि अपने टेन्योर के अंदर हमें बिल्कुल मुनसिफाना फैसले करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। अभी जो चीफ जस्टिस साबिक जो थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ज्ञानवापी मामले में एक ओरल कमेंट कर दिया था कि सर्वे हो सकता है तारीख़ी इमारतों का या रिलीजियस प्लेसेस का, जो 15 अगस्त 47 को था वो स्टेटस को हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन हम अगर सर्वे करा के ये जान लें कि वो 15 अगस्त 47 को क्या था या नहीं था तो करेक्टर जानने में उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं है। तो उसी को देखते हुए आपने देखा है जो एक तरीके से बाढ़ आ गई ना सिविल सूट्स की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके सर्वे कराया जाए, ये कराया जाए, वो चंद्रचूड़ साहब की ओरल ऑब्जर्वेशन को लेके था, जो अब मुझे उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस संजीव खन्ना साहब, वो इस जो गलती एक कर गए चंद्रचूड़ साहब, जो एक फितना बो गए, एक पेंडोराज बॉक्स खोल गए हैं, वो उसको ये बिल्कुल हर तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट राइज हो जाएगा। जहां अश्वनी उपाध्याय साहब बीजेपी के हैं और उन्होंने एक पिटीशन डाली कि इसको ख़त्म किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जमीयत उलेमा हिंद की पिटीशन पेंडिंग है जहां वो कहते हैं कि इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत सारे इन पे इंटरवीनर आ गए हैं जिन्होंने इंटरवीनर एप्लीकेशन लगाई है, CPIM है, IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, DMK है, कोई MP है मनोज झा साहब वो है, शरद पवार साहब के एक MLA उन्होंने लगाई है। तो इन सब की समाअत सुप्रीम कोर्ट करेगा और उम्मीद है कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में राइज होगा। हुकूमत हिंद जो है इसमें लहतुल्लाल कर रही है। 2020 में अश्वनी उपाध्याय ने पिटीशन डाली थी, 2021 में हुकूमत को नोटिस हो गया था कि आप इसमें अपना काउंटर एफिडेविट दीजिए, लेकिन अभी 2021 से अब तक हुकूमत इसमें एफिडेविट नहीं देना चाह रही। वो क्यों नहीं देना चाह रही? वो मुल्क की अमन अमान, मुल्क की कम्युनल हारमोनी को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। उनका जो मकसद है पोलराइजेशन का, वो चाह रहे हैं तब तक और पूरा हो जाए इनका। तो अब हुकूमत को और डायरेक्शन ही है कि 4 हफ्ते के अंदर आप इसमें काउंटर एफिडेविट दीजिए। और कोर्ट ने 3 काउंसिल्स को एज ए नोडल काउंसिल इसमें नॉमिनेट किया है
जो कि जितने भी, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया हो और जितने भी पिटिशन्स में पेंडिंग है, या जो पार्टीज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी जो भी प्लीज़, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो सब उनको कंपाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये 3 एडवोकेट्स में, एक कनु अग्रवाल हैं, एक एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को ले लिया। मुझे लगता है कि विष्णु शंकर जैन को इसमें नोडल काउंसिल बनाया गलत है, कि वो तो खुद पार्टीज़ हैं कई सूट्स के अंदर, तो विष्णु शंकर जैन को इसमें नहीं लेना चाहिए था, वो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी भी है। और तीसरे वकील उसमें लिया है एडवोकेट एजाज मकबूल को, जो ये सारी पिटिशन्स, जितने भी एफिडेविट्स, काउंटर एफिडेविट्स आएंगे, वो इनको कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट राइज होगा, और जो मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, मुसलमानों के दिल में जो खदशात हैं अपने इबादत गाहों को लेकर, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह हमारे सारे इबादत गाहें, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी खानका, दरगाह, इमाम बाड़े, क़ब्रिस्तान सब महफूज रहेंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुल्क की कम्युनल हार्मनी, फ़िरका मांगी बरकरार रहे, और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ मिलजुल कर जैसे रहते आए हैं, सब यहाँ मिलजुल कर रहेंगे, और हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, और इन सब चीज़ों से दूर रहेगा कि जहाँ भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।